हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरी स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम फाइनल रिवीजन करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, जिनसे फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एवर स्टडी क्लासेस के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर यूजीसी नेट, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एंड पीजीटी कॉमर्स। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन दी ऐप। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें जिनको हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे, उनमें हमारे देखिए टॉपिक्स हैं जैसे कि क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे पास क्लासिफिकेशन है जिनसे फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, इससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, इसके अलावा हम बात करें एमएसएमई क्लासिफिकेशन की। देन वी हैव वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस। सो इन टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे एंटरप्रेन्योर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की। एक एंटरप्रेन्योर होता कौन है? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है बाय टेकिंग अ रिस्क एंड इनोवेट समथिंग न्यू, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें एंटरप्रेन्योर्स में देखने को मिलती हैं? तो सबसे पहले है देखिए क्रिएटिविटी, राइट। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उन्हें दिखती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस, राइट, एंड दे ऑफर सोल्यूशन टू द सोसाइटी थ्रू देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो एक क्रिएटिविटी आपको एंटरप्रेन्योर में नजर आएगी, जो अभी तक बाकी लोग सोच नहीं पा रहे थे वो एक एंटरप्रेन्योर सोच पाता है। तो एक क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योर में होती है। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर है वो स्ट्रक्चर्ड वे में, वो सिस्टमेटिक तरीके से डिसीजन लेता है, राइट। तो प्रोफेशनलिज्म आपको एक एंटरप्रेन्योर में देखने को मिलेगा, राइट। हैप्पीजर्ड मैनर में एक एंटरप्रेन्योर कभी भी काम नहीं करता। इसके अलावा एज दे आर स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस एंटरप्राइज, तो वहां पर रिस्क टेकिंग इन्वॉल्व होती है। एक जो एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा ही एक रिस्क जो है वो लेता है, राइट। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का जो आइडिया है जो एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में आया है, जरूरी नहीं है कि वो आइडिया सक्सेसफुल हो जाएगा। तो एक रिस्क टेकिंग जो है वो वहां पर इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स में आपको पैशन देखने को मिलेगा किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। आप देखोगे कि जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं, राइट, उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए उनका एक पैशन होता है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में काम करना चाहते हैं। उस पैशन से फिर वो एक बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो निकल करके आता है, राइट। एंटरप्रेन्योर्स में आपको पैशन देखने को मिलेगा। एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन लेने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, राइट। इसके अलावा दे हैव हंगर फॉर नॉलेज। जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं आप देखेंगे कि उनमें एक हंगर होता है टू लर्न समथिंग न्यू। अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर वो लर्न करते रहेंगे तभी वो एक नया प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट कर पाएंगे, राइट। एंटरप्रेन्योर्स में एक हंगर फॉर नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सोशल स्किल्स आपको एंटरप्रेन्योर्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आपको एक बिजनेस रन करना है, यू हैव टू डील विद योर क्लाइंट्स, यू हैव टू डील विद ओवरऑल सोसाइटी, यू हैव टू डील विद योर एम्प्लॉइज। तो उसके लिए सोशल स्किल्स होना बहुत जरूरी है कि किस तरह से आपको सबको साथ में लेकर के चलना है, किस तरह से सबसे बात करनी है। आप फंड्स रेज करने जाएंगे तो वहां पर आपको किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उनको कन्विंस करना है अपने प्रोडक्ट या जो सर्विस है उसके आइडिया के लिए, राइट, ताकि जो भी पर्सन है वो उसमें इन्वेस्ट कर पाए। तो सोशल स्किल्स आपको एंटरप्रेन्योर्स में देखने को मिलेगी। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा ही ओपन माइंडेड होते हैं, कभी भी क्लोज्ड माइंडेड नहीं होते हैं, राइट। कोई भी नई चीज अगर आ रही है तो उसके लिए उनका माइंड ओपन होता है, राइट। दे इजिली अडेप्ट द चेंज। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स में आपको एम्पैथी देखने को मिलेगी, वो दूसरों की प्रॉब्लम को समझते हैं। इसके अलावा उनमें आपको जॉब सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है वो जनरली आप देखोगे तो वो अपने पैशन की वजह से बनता है। एक पर्टिकुलर चीज के लिए उनके अंदर पैशन होता है, और क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, दे हैव इमेंस जॉब सेटिस्फेक्शन। डिसीजिवनेस आपको एंटरप्रेन्योर्स में देखने को मिलेगी। डिसीजिवनेस का मतलब है कि वो डिसीजन ले पाते हैं, राइट। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन होगा? जो स्टक हो जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर वो डिसीजन ले उस टाइम पे। डिसीजन लेना इट्स आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर। टीम बिल्डिंग, अगर आप एक बिजनेस को रन कर रहे हो ऑब्वियस सी बात है आपको टीम को बिल्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा इनोवेशन एक एंटरप्रेन्योर में होती है, दे इनोवेट समथिंग न्यू। दे आर फ्लेक्सिबल। रिजिड एंटरप्रेन्योर्स आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, राइट। कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो काफी डायनामिक है, इट इज चेंजिंग एवरी डे, एवरी सिंगल सेकेंड। सो एन एंटरप्रेन्योर शुड बी फ्लेक्सिबल। और आपको जनरली देखने को मिलेगा कि जो भी
सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो फ्लेक्सिबल होंगे इन देयर अप्रोच एंड दे हैव फेथ इन देमसेल्व्स, राइट। जो भी उनका आइडिया है, जो उन्होंने सोचा होता है कि ये मुझे करना है, उसमें उनका फेथ होता है। और फेथ होना बहुत जरूरी चीज है। अगर फेथ नहीं होगा, सो अगर आपका आइडिया अच्छा भी है तो आप उसके ऊपर सक्सेसफुली काम नहीं कर पाओगे। सो यू विल सी इन द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स that there is a faith in their ideas, they have faith in their ideas, right। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फेमस स्कॉलर्स व्यू ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए कई बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि किसने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कही है, ये व्यूज किस पर्टिकुलर स्कॉलर के हैं, किस पर्टिकुलर ऑथर के हैं। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे कि जो फेमस स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कहा। तो सबसे पहले देखिए जोसेफ कंप्यूटर है। जोसेफ कंप्यूटर ने एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया एज ए थ्योरी ऑफ बिजनेस। तो ये आप याद रखेंगे कि थ्योरी ऑफ बिजनेस किसने कहा है, ये कहा है जोसेफ कंप्यूटर ने। फिर हमारे पास है पीटर एफ ड्रकर। सो पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि जो एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा ही चेंज को सर्च करता है, वो ढूंढता है कि चेंज कहाँ पे हो सकता है, फिर उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करता है एंड एक्सप्लॉइट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो देखिए क्या कहा पीटर ड्रकर ने कि एक एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा ही वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है जहां पर कोई चेंज हो सकता हो, फिर वो रिस्पॉन्ड करता है उसको, राइट। समथिंग इज चेंजिंग, वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा और उसको एक्सप्लॉइट कर लेगा एज एन अपॉर्चुनिटी। इसलिए पीटर एफ ड्रकर ने एंटरप्रेन्योर को एक चेंज एजेंट कहा है, राइट, जो चेंज लेकर के सोसाइटी में आता है, राइट। इसके अलावा रिचर्ड कैंटलोन ने यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को व्यू किया एज ए नॉन फिक्स्ड इनकम अर्नर। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इस डेफिनेशन में कही कि एक एंटरप्रेन्योर क्या है, वो एक नॉन फिक्स्ड इनकम अर्नर है जिसकी इनकम फिक्स नहीं है। वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है। सो एंटरप्रेन्योर जो है वो नॉन फिक्स्ड इनकम अर्नर है, लेकिन जो कॉस्ट है वो नॉन है, राइट। आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको कॉस्ट पता है कि हाँ इतनी कॉस्ट मेरी आ सकती है, लेकिन पता नहीं है कि इनकम आएगी कि नहीं आएगी। ये इन्होंने यहाँ पे कहा, राइट, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन बट इनकम इज नॉट नोन, राइट। बट अनसर्टेन इनकम एंड देयरफॉर ऑपरेटिंग एट रिस्क। तो इसकी जो इनकम होती है एंटरप्रेन्योर की वो अनसर्टेन होती है और वो रिस्क के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है। सो तीन बातें मेनली यहाँ पर इस डेफिनेशन में कही गई कि जो इनकम है वो फिक्स्ड नहीं है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नोन है, और जो ऑपरेशन एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर कर रहा है वो ऑपरेट कर रहा है रिस्क के ऊपर, राइट। देन एडम स्मिथ ने यहाँ पे कहा कि एंटरप्रेन्योर एक प्रोप्राइटरी कैपिटलिस्ट है, अ सप्लायर ऑफ कैपिटल एट द सेम टाइम वर्क्स एज ए मैनेजर इंटरवीनिंग बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। सो एडम स्मिथ ने कहा कि जो एंटरप्रेन्योर है वो लेबर और कैपिटल के बीच में इंटरवीन कर रहा है और मार्केट में वो कैपिटल को सप्लाई बेसिकली करता है, राइट। तो क्या एडम स्मिथ ने कहा कि जो एंटरप्रेन्योर है वो लेबर और कैपिटल के बीच में एक मैनेजर की तरह इंटरवीन करता है और मार्केट में वो कैपिटल को सप्लाई कर रहा है बेसिकली, राइट। तो एक प्रोप्राइटरी कैपिटलिस्ट एडम स्मिथ ने एंटरप्रेन्योर को कहा। इसके अलावा जीन बेप्टाइज से इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर शिफ्ट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज आउट ऑफ एन एरिया ऑफ लोअर एंड इनटू एन एरिया ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेटर यील्ड। तो इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योर देखता है कि रिसोर्सेज कहां पर ऐसे ही पड़े हैं जिनका हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेटेंट रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, उन रिसोर्सेज को वहां से निकालता है और ऐसी जगह पर उन रिसोर्सेज को लेकर के जाता है, चैनलाइज करता है जहां पर हम उनसे हायर प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकें और एक अच्छी रिटर्न हमें आ सके। इसके अलावा डेविड मैकलन ने भी एक डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर्स डू थिंग्स इन ए न्यू एंड अ बेटर वे एंड मेक डिसीजंस अंडर अनसर्टेनिटी। तो इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर्स नई चीजों को करते हैं, नए तरीके से करते हैं, और जो उनकी डिसीजन मेकिंग होती है वो अनसर्टेनिटी में होती है, यानी कि कोई सर्टेनिटी वहां पर नहीं होती। अब बात करेंगे क्लेरेंस डेनहॉफ की क्लासिफिकेशन की, जो उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में दी। तो देखिए क्लेरेंस डेनहॉफ ने कहा कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, एडेप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, फेबियन एंटरप्रेन्योर एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले इन्होंने कहा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। सो इन्होंने कहा कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो नई गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। नया उनका मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो नए मार्केट्स को डिस्कवर करते हैं और उनको एक साथ यूज करके दे क्रिएट वैल्यू इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी, राइट। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पर क्लेरेंस डेनहॉफ कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होगा? जो कुछ ना कुछ नया कर रहा है, या तो वो नया प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में ला रहा होगा, या वो कोई नया मार्केट डिस्कवर कर रहा है, या वो ऑर्गेनाइजेशन को नए तरीके से चलाने के तरीके ढूंढ रहा है,
राइट, या फिर नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसके पास, या फिर उसने कोई रिसोर्स ऐसा ढूंढ लिया है रॉ मटेरियल का जो पहले किसी ने ढूंढा नहीं था। तो ये कहा है क्लेरेंस डेनहॉफ ने अबाउट द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। तो पहली जो कैटेगरी है इस क्लासिफिकेशन में दैट इज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जो कुछ नया डिस्कवर यहाँ पर कर रहा है। सेकंड आती है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो सक्सेसफुल इनोवेटिव जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उन्होंने जो चीजें इंट्रोड्यूस करी होती हैं ये उसको इमिटेट करते हैं, राइट। यानी कि जो भी चीजें, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस, जो भी नए तरीके इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स ने सर्च किए, ये उनको इजीली अडेप्ट जो है वो कर जाते हैं, इसलिए इनको अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स भी कहा जाता है, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स भी कहा जाता है। यानी कि ये इमिटेट कर रहे हैं, जो चेंज लेकर के आए हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इसके अलावा हमारे पास आते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर। सो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स जो है, इनकी जो अप्रोच है वो काफी कॉशियस होती है, राइट। जो भी चेंज होता है ये उसको इतनी आसानी से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, इतनी आसानी से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। इनकी जो डीलिंग्स होती हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, दैट आर डिटरमाइंड बाय द कस्टम, राइट, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड पास्ट प्रैक्टिसेस। यानी कि जो पहले से चला आ रहा है हमें वही फॉलो करना है, हमें कुछ नया नहीं करना है, ये अप्रोच होती है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स की, राइट। ये तब तक चेंज नहीं होते हैं जब तक इन्हें ये ना लग जाए कि इनका जो सर्वाइवल है वो खतरे में है, राइट। सो जो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पहले चला आ रहा था वैसे ही सब कुछ चलता रहेगा, वैसे ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे पास्ट प्रैक्टिसेस के बेस के ऊपर, उनके कस्टम्स के बेस के ऊपर, राइट। लेकिन जब इनके सर्वाइवल पे खतरा आ जाएगा तो उस टाइम पर ये चेंज करने की कोशिश करते हैं। जब तक इनके सर्वाइवल पे कोई रिस्क नहीं है तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज नहीं करते हैं। इसके अलावा है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर होते हैं जो चेंज करते ही नहीं है, मार्केट में कुछ भी हो जाए, बिजनेस एनवायरनमेंट कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, ये अपने एग्जिस्टिंग मेथड्स को चेंज नहीं करते हैं, एंड इवन दे आर रेडी टू सफर द लॉस एज वेल, राइट। सो ये एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर फेबियन और ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स में है। इन दोनों की अप्रोच सेम ही होती है कि जो पहले चला आ रहा था हम वैसे ही चलते रहेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जो फेबियन एंटरप्रेन्योर है वो चेंज हो जाएगा जब उसे लगेगा कि उसका सर्वाइवल रिस्क पे है। लेकिन जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, अगर इन्हें लॉस भी हो जाए ये तब भी अपने पुराने मेथड के हिसाब से ही काम करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है फेबियन एंटरप्रेन्योर और ड्रोन एंटरप्रेन्योर का, जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इंट्राप्रेन्योरशिप। सो इंट्राप्रेन्योर कौन होता है? ऐसा एम्प्लॉय जो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर, नए नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसे हम एंटरप्रेन्योर बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर ही है लेकिन एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज़ अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए एक इंटरप्रेन्योर करता है, उन सभी एक्टिविटीज़ को कंबाइन में हम बोल देंगे इंट्राप्रेन्योरशिप। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं? इससे डाइवर्सिफिकेशन आती है कंपनी में, ठीक है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो। ये एक इनोवेटिव अप्रोच है। रेस्टोरेशन कंसेप्ट है, यानी कि आप एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके पास एक बेस है काम करने का, म्यूचुअल बेनिफिट्स इससे होता है एम्प्लॉय को भी और कंपनी को भी। कैलकुलेटेड रिस्क इसमें लिया जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है एंटरप्रेन्योर को, सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंपनी करती है, और प्रॉफिट शेयर एग्रीमेंट भी रहता है क्योंकि एम्प्लॉय जो है उसको भी बेनिफिट कंपनी शेयर करती है जब उसका जो आइडिया है वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इससे आपको नए मार्केट में जाने में हेल्प मिलती है, एम्प्लॉय की एम्पावरमेंट होती है क्योंकि उसे आप फ्रीडम दे रहे हो अपने आइडियाज़ पे काम करने की। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम रहता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इससे आती है, और इनोवेटिव ग्रोथ होती है कंपनी की। क्या क्या इसमें हर्डल्स रहते हैं? तो मल्टीपल सीईओज एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि एक एम्प्लॉय है वो अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जब उसे मल्टीपल सीईओज को रिपोर्ट करना पड़ जाएगा तो वहाँ पर हो सकता है कि आइडियोलॉजीज मैच ना करें, तो ये प्रॉब्लम रहती है। कल्चरल इश्यूज रहते हैं कि कंपनी का कल्चर जो है वो इनोवेटिव नहीं है, इस तरह का टैलेंट कंपनीज को मिल नहीं पाता है, ऐसे इंप्लॉयज़ नहीं मिल पाते हैं जो इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करें, ठीक है। आपने इनोवेटिव आइडिया पे काम किया लेकिन मार्केट में आपको रिस्पांस नहीं मिला तो एडवर्स मार्केट रिस्पांस भी यहाँ पर एक हर्डल रहता है, और रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं उतने आइडियाज़ पे काम करने के लिए, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय है वो आइडिया लेकर के आ गया लेकिन रिसोर्सेज नहीं है तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। Now we are going to discuss business plan and its elements, right? So what is a business plan? So business plan is basically a formal statement of plans of an enterprise, right? तो एक enterprise को हमें किस तरह से run करना है, राइट, क्या क्या हमारे प्लान्स होंगे, वो सारे कहाँ मेंशन होते हैं? वो मेंशन होते हैं बिजनेस प्लान में, और इसलिए बिजनेस प्लान हमारा हो जाता है एक फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्लान ऑफ एन एंटरप्राइज, कि किस तरह से हम एक एंटरप्राइज को रन करेंगे, राइट। इट एक्सप्लेन बिजनेस गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज एंड मीन्स टू अचीव दोज गोल्स, कि हमारे क्या गोल्स हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं और कैसे हम उन गोल्स को अचीव करेंगे। जनरली एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस प्लान कब बनाता है? जब वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा होता है और उसे फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है,
राइट। तो उस टाइम पर बेसिकली बिजनेस प्लान बनाया जाता है। तो एक फॉर्मल स्टेटमेंट ये बनाई जाती है जिसमें बिजनेस गोल्स मेंशन करे जाते हैं और उन गोल्स को हम कैसे अचीव करेंगे। इसके अलावा जो एक बिजनेस है उसकी क्या स्ट्रेंथ्स होंगी, राइट, क्या क्या वीकनेसेस हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में मिलने वाली हैं और क्या थ्रेट्स वो फेस करने वाले हैं, ये सारी चीजें बिजनेस प्लान में मेंशन होती हैं, राइट। जो देखिए बिजनेस प्लान है ये एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज डिफर करता है, राइट। क्यों डिफर करता है? क्योंकि हर बिजनेस जो है वो अलग होता है, राइट। सभी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है अलग होगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो अलग होंगी, प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अलग होगी, लेकिन जो देखिए बेसिक एलिमेंट्स है बिजनेस प्लान के वो सेम ही रहते हैं, राइट। हर एंटरप्राइज के हिसाब से बिजनेस प्लान को आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक बिजनेस प्लान जब आप बना रहे हो, आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, आपने बिजनेस प्लान लेकर के जाना है, तो उसमें जो बेसिक चीजें हैं वो हमेशा होनी चाहिए। तो वो बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं ये अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए बिजनेस प्लान, जिसमें हमारे पास आती है एग्जीक्यूटिव समरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, मार्केट प्लान, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, ऑपरेशनल प्लान, मैनेजमेंट प्लान, फाइनेंशियल प्लान एंड कॉन्टिजेंसी प्लान। तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास एग्जीक्यूटिव समरी। तो जो देखिए जो फॉर्मेट होता है हमारे बिजनेस प्लान का उसमें सबसे पहले आती है एग्जीक्यूटिव समरी, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि ये लिखी सबसे एंड में जाती है, राइट। एग्जीक्यूटिव समरी आप कब लिखेंगे? जब पूरा बिजनेस प्लान आप बना लेंगे, लेकिन जब आप प्रेजेंट करेंगे बिजनेस प्लान को, जिसको फॉर्मेट होगा, उसमें सबसे पहले नंबर पर एग्जीक्यूटिव समरी आती है। इसके बाद हमारा आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, जिसमें हम बिजनेस के बारे में बताते हैं, राइट। हमारा जो एंटरप्राइज है उसका नाम क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या होने वाले हैं, उसकी सर्विसेज क्या होने वाली हैं, हमने कहाँ पे मार्केट में गैप देखा, क्या हमारी क्या अपॉर्चुनिटी हमें दिखी जिसकी वजह से हम ये पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो करने जा रहे हैं, ये सारी बातें डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस में लिखी जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है मार्केट प्लान। इसमें हम लिखते हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट करेंगे, वो कौन से एरियाज होंगे जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, किस मार्केट को हम टारगेट करने जा रहे हैं, राइट, और हमारी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होने वाली हैं। इसके अलावा मटेरियल डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल हम कहाँ से लेंगे और क्या क्या मटेरियल उसके लिए रिक्वायर्ड होगा और उसकी ओवरऑल कॉस्ट हमारी क्या आएगी, सो मटेरियल डिस्क्रिप्शन आता है। इसके अलावा किस तरह से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करा जाएगा, हमारी जो प्लांट की लोकेशन है वो कहाँ पे होगी, किस तरह की मशीनरीज हम लगाने वाले हैं, राइट, ये ऑपरेशनल प्लान में आता है। इसके अलावा किस तरह से हम बिजनेस को रन करने वाले हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होने वाला है, राइट, जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा, ये सारी चीजें आती हैं हमारे मैनेजमेंट प्लान में। इसके अलावा कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट हमें होगी, ओवरऑल सेल्स हमारी कितनी हो सकती है, कितनी आरओआई हम यहाँ पर टारगेट करके चल रहे हैं, राइट, जो इनिशियल हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी, ये सारी चीजें हमारी फाइनेंशियल प्लान में आती हैं। और अगर कुछ नया हो जाए, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, कोई रिस्क अराइज हो जाए, तो उससे हम कैसे डील करेंगे, कैसे उसको टैकल करेंगे, ये चीज आती है हमारी कॉन्टेंजेंसी प्लान में। तो ये हमारे कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो हर बिजनेस प्लान में आपको देखने को मिलेंगे। सो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो आपने याद रखनी है कि जो एग्जीक्यूटिव समरी है ये बिजनेस प्लान की प्रोसेस में हम लिखते इसको सबसे एंड में है, लेकिन प्रेजेंट ये सबसे पहले करी जाती है। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि एमएसएमई की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको जो फुल फॉर्म है एमएसएमई की वो क्लियर होनी चाहिए। एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसके अलावा आपके लिए ये भी समझना यहाँ पर जरूरी है कि इसका जो एक्ट है वो कब आया था। सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट है, ये आया था 2006 में। और एमएसएमई एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग हम एंटरप्राइजेस को दो डिविजन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इनकी दो तरीके से इनको हम यहाँ पर बांट सकते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और दूसरा है सर्विस एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पर समझना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस का मतलब है ऐसे एंटरप्राइजेस जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में एंगेज्ड हैं इन एनी इंडस्ट्री, उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस बोलेंगे। और ऐसे एंटरप्राइजेस जो एंगेज्ड हैं इन रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उनको हम सर्विस एंटरप्राइजेस बोलेंगे। ये बोला गया है अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट जो आया था 2006 में। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो आपको याद रखनी है वो है डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है हमारी वो है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड एंटरप्राइजेस रेंडरिंग सर्विसेज। हालांकि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए अलग से डेफिनेशंस नहीं है, जो क्राइटेरिया है वो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम के अकॉर्डिंग, ना कि
टाइप ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों को एक ही क्लासिफिकेशन में यहाँ पर लाया गया है व्हेन इट कम्स टू डिफाइनिंग द एमएसएमईज, राइट। तो यहाँ पर एक और चीज जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि दो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये जो डेफिनेशन है वो दी गई है। पहला है हमारा इन्वेस्टमेंट और दूसरा है एनुअल टर्नओवर। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेस के ऊपर जो डेफिनेशन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की वो दी गई है। तो ये आपने याद रखना है, पहला है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है एनुअल टर्नओवर। सो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्या बोला गया? माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए बोला गया इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन रुपीज 2.5 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन रुपीज 10 करोड़। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट में वो 2.5 करोड़ से कम है, या फिर आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 10 करोड़ से कम है, तो इस तरह के एंटरप्राइजेस को माइक्रो एंटरप्राइज गिना जाएगा। दूसरा यहाँ पर बोला गया स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 25 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 100 करोड़। यहाँ पर बोला गया कि एक ऐसा बिजनेस जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में वो 25 करोड़ से कम है, या फिर उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम है, तो उसको हम स्मॉल एंटरप्राइजेस बोलेंगे। और मीडियम एंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 125 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 500 करोड़। तो यहाँ पर बोला गया कि एक ऐसा बिजनेस जिसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट में 125 करोड़ से कम है, या फिर जो एनुअल टर्नओवर है वो 500 करोड़ से कम है, तो इस तरह के एंटरप्राइज को हम बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये जो क्राइटेरिया है ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। सो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? सो देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए वुमेन और ए ग्रुप ऑफ वुमेन जो अपने बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करते हैं और फिर उसको ऑपरेट करते हैं। सो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होती हैं जो अपने एंटरप्राइज को सेटअप भी करते हैं और फिर जो भी एक्टिविटीज जरूरी होती हैं उस बिजनेस एंटरप्राइजेस को रन करने के लिए उन एक्टिविटीज को भी वो कैरी आउट करते हैं। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको वो कैरी आउट करती हैं, उनको हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। तो देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक ऑफिशियल डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा कि एक ऐसा एंटरप्राइज जिसमें एक वुमेन का जो मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो 51% है, और वो पर्टिकुलर एंटरप्राइज अगर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी 51% वुमेन को प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरह के एंटरप्राइज को हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। सो किस तरह का एंटरप्राइज? जिसको एक वुमन गवर्न कर रही है, कंट्रोल कर रही है, और उसमें उसका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो 51% है या इससे ज्यादा है, और उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज में जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका 51% भी वुमन के लिए होना चाहिए। तो इस तरह के एंटरप्राइज को हम वुमन एंटरप्रेन्योरशिप में कंसिडर करेंगे, राइट। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक वुमन एंटरप्रेन्योर की? सबसे पहले हमारे पास आएगा एम्प्लॉयमेंट टू वुमन। देखिए जब भी एक वुमन एंटरप्रेन्योर बनती है तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो सोसाइटी में होता है वो ये है कि जो दूसरी वुमेन्स हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, राइट। दे आर रिस्क टेकर्स, ऑब्वियस सी बात है। इफ समवन इज कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर बिजनेस, सेटिंग अप अ बिजनेस एंटरप्राइज, तो रिस्क तो वहां पर आएगा ही, राइट। बिकॉज जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप बना रहे हो ये सोच के कि इसकी डिमांड फ्यूचर में होगी, पॉसिबिलिटी है कि डिमांड ना हो, तो रिस्क होता है। सो वुमन एंटरप्रेन्योर इज ए गुड ऑर्गेनाइजर एज वेल, राइट, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है। फोरसाइट होता है, फिर आप फ्यूचर को देख पाते हैं। फ्यूचर को देखने से मतलब है कि आप ये जज कर पाते हैं कि किस टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस की फ्यूचर में डिमांड होने वाली है, राइट। इसके अलावा ब्रिंग जेंडर इक्वालिटी। सो जब एक वुमन एंटरप्रेन्योर बनती है तो जेंडर इक्वालिटी जो है वो सोसाइटी में आती है, बिकॉज वुमेन की मैन के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम होती है। वुमन एंटरप्रेन्योर्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है अगर आपको बिजनेस करना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड। जो भी एक वुमन है उसका जो आइडिया है जिसको वो कैरी आउट करना चाह रही है, जिसको वो बिजनेस में कन्वर्ट करना चाह रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। एबिलिटी टू ब्रेक सोशल स्टिग्मा। तो एक सोशल स्टिग्मा कई बार जो वुमेन के अराउंड रहता है कि वो एक अच्छी मैनेजर नहीं हो सकती, एक अच्छी एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकती, उस पर्टिकुलर सोशल स्टिग्मा को ब्रेक करने की एबिलिटी एक वुमेन में होती है, राइट। जो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर होती है उसमें ये एबिलिटी देखी जाती है कि वो सोशल स्टिग्मास को ब्रेक कर पाती है, एंड अल्टीमेटली सी ट्रांसफॉर्म्स द सोसाइटी, बिकॉज हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी आती है जब भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो सक्सेसफुल होती है, वो इंडिपेंडेंट भी होती है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी आती है। सो ओवरऑल जो सोसाइटी है उससे ट्रांसफॉर्म होती है। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको एक वुमेन एंटरप्रेन्योर में देखने को मिलेंगी।
क्या क्या प्रॉब्लम्स एक वुमन एंटरप्रेन्योर फेस करती है? सबसे पहले है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। तो देखिए एज ए वुमन फाइनेंस रेज करने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे जरूरी क्या है कि बिजनेस को रन करने के लिए कि फाइनेंस हो, राइट, मनी आप रेज कर पाए, लेकिन जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो लिमिटेड हो जाते हैं। सो ये प्रॉब्लम जो है फाइनेंस की, ये एक वुमन एंटरप्रेन्योर फेस करती है। इसके अलावा एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, उसकी वजह से एक वुमन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। इसके अलावा लैक ऑफ एजुकेशन, अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर लड़कियों के लिए बेसिक एजुकेशन भी अवेलेबल नहीं है, राइट, ड्यू टू पॉवर्टी। सो एक लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी जो एक वुमन है वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाती है। वुमेन में जो रिस्क वेयरिंग कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू मैन वो लो होती है, राइट, यानी कि उसके फेलियर जो फेल अगर वो हो जाए तो उसके बाद दोबारा बिजनेस रन करने की जो उसकी जो कैपेसिटी है वो नहीं होती है, यानी कि जो रिस्क वेयरिंग कैपेसिटी है वो वुमेन में लो होती है, right? And why it is? Because of the family responsibility and male dominated society, because he also has to take care of the family responsibilities and our society is a male dominated society। और इसकी वजह से जो रिस्क वेयरिंग कैपेसिटी है एक वुमेन की लो हो जाती है, राइट। एंटरप्रेन्योरियल एप्टीट्यूड की एब्सेंस होती है, राइट, यानी कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, जो स्किल्स चाहिए वो नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। इसके अलावा इन सफिशिएंट अरेंजमेंट्स फॉर द मार्केटिंग एंड सेल्स, अगर बिजनेस सेटअप कर भी लिया, एक प्रोडक्ट बना भी लिए, एक सर्विस डेवलप कर भी ली, तो अब किस तरह से उसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे उसको सेल करना है, ये जानकारी नहीं होती है। और इसके अलावा जो वेरियस प्लेयर्स हैं इन द सोसाइटी, वहां से सपोर्ट नहीं आ पाता है। समटाइम्स इट हैपन्स कि एक वुमन एंटरप्रेन्योर बनना चाह रही है, अपनी ही फैमिली से सपोर्ट समटाइम्स नहीं आता है। तो जो लैक ऑफ सपोर्ट है फ्रॉम द वेरियस स्टेक होल्डर्स, इसकी वजह से भी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। और अगर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करना है इन द सोसाइटी, देन दिस प्रॉब्लम हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट, दिस प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व। नाउ वी हैव रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। सो रूरल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? रूरल एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं इन द विलेजेस एरियाज, इन द रूरल एरियाज, राइट, जो बिजनेसेस को सेटअप करते हैं, इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं इन द रूरल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, उनको हम रूरल एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। सो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन भी दी गई है। सो केवीआईसी यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, इसके अंडर जितनी भी इंडस्ट्रीज आती हैं उनको हम रूरल इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं। और केवीआईसी के अकॉर्डिंग विलेज इंडस्ट्री या फिर रूरल इंडस्ट्री हम किसे बोलेंगे? जो रूरल एरियाज में लोकेटेड हो, जहां की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। और such other figure which produce any good or render any service with or without the use of power, right, यानी कि वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं विद और विदाउट द यूज ऑफ पावर, दोनों हो सकते हैं। और जो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड ऑफ आर्टिसन और या फिर वर्कर है वो 1,000 रुपीज से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। सो तीन चीजें देखिए यहाँ पर इस डेफिनेशन में है कि जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से कम हो, वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो विद और विदाउट यूज ऑफ पावर, और इसके साथ जो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड ऑफ आर्टिसन या वर्कर है वो 1,000 रुपीज से जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, राइट। फिर इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को थोड़ा सा इसका जो स्कोप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर बढ़ा दिया और एक नई डेफिनेशन यहाँ पर निकल करके आई जहां पर बोला गया कि कोई भी इंडस्ट्री जो रूरल एरियाज में लोकेटेड है, जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से कम है और जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो अगर 3 करोड़ से कम है, अगर ये कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो उसे हम विलेज इंडस्ट्री बोलेंगे। क्यों जरूरत है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की? क्यों हम चाहते हैं कि जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं वो प्रमोट हों, राइट। तो सबसे पहले देखिए हाई पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एक प्रॉब्लम जनरली रहती है, जिसकी वजह से माइग्रेशन काफी हमें देखने को मिलता है रूरल से अर्बन एरियाज में, वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप से। जो एम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरियाज में जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होता है तो इनकम वहां पर लोगों की बढ़ती है, जो डिस्पैरिटी है इनकम में इन द अर्बन एंड रूरल एरियाज वो दूर हो जाती है, राइट। इसके अलावा stimulates the dissemination of economic activities in village areas। जब एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो भी बढ़ती हैं, जिससे ओवरऑल रूरल इकोनॉमी ग्रो करती है। इसके अलावा आर्ट कल्चर और क्रिएटिविटी प्रमोट होती है। आप जनरली देखोगे रूरल एरियाज में बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिसंस होते हैं जो आर्ट्स में काफी अच्छे होते हैं, राइट, जो आर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कल्चरल हेरिटेज रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जो काफी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। इस तरह की इंडस्ट्रीज आपको काफी देखने को विलेजेस में मिल जाएंगी। बहुत सारे विलेजेस को हेरिटेज विलेजेस भी बोला जाता है, राइट, तो वो भी उससे प्रमोट होता है। ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नेशन की वो होती है,
राइट। इसके अलावा जो डेवलपमेंट ऑफ स्लम है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर एक पर्टिकुलर रूरल एरिया है जहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों की इनकम नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां पे अच्छा नहीं है, तो स्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन जब एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है तो उससे इनकम लोगों की बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज होता है, वो एक बेटर लाइफ जी पाते हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनके रिसोर्सेज को वो एक्सेस कर पाते हैं, राइट, उनकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। तो स्लम्स जो है उससे डेवलप नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है वो रिक्वायर्ड है। लेकिन देखिए जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। सबसे पहले स्कार्सिटी ऑफ फंड्स, वो वही जो हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के केस में भी पढ़ा कि जो फंड्स हैं वो इतनी आसानी से मिल नहीं पाते हैं, राइट। इसके अलावा मार्केट में कंपटीशन होता है। रूरल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो जो अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनसे भी उनको काफ़ी कंपटीशन आता है। इसके अलावा काफ़ी मिडिलमैन बीच में होते हैं, जिनकी वजह से जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, राइट। जितना उनको जो जो भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर जो भी उनको एक्सेस चाहिए मार्केट को वो मिल नहीं पाता है ड्यू टू द मिडिलमैन, राइट। वो पूरी वैल्यू उनको मिल नहीं पाती है, राइट। बहुत सारी जो वैल्यू है वो मिडिलमैन ही वहां पर ले जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनका नॉलेज रूरल एंटरप्रेन्योर्स को नहीं होता है। रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट वो नहीं कर पाते हैं, राइट। इसके अलावा रिस्क एलिमेंट होता है। अगेन जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी लो होती है, क्योंकि उनके पास उतने डीप पॉकेट्स नहीं होते, यानी कि उतने फंड्स नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाएं। इसके अलावा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, टेक्निकल नो हाउ का पता नहीं होता कि किस तरह से हमें एक पर्टिकुलर बिजनेस को कैरी आउट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अभी भी आप देखो कि जो बहुत सारे रूरल एरियाज में अवेलेबल नहीं है, राइट। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं उनकी जो क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है, बिकॉज उनके पास फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि किस तरह से हमें वेस्ट को रिड्यूस करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बनाना है। और इसके अलावा एक नेगेटिव एटीट्यूड भी देखने को मिलता है रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज उसमें रिस्क होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस का क्या मतलब होता है? इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब है जब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो वीक हो चुकी है, यानी कि वो प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पा रही है, द कंपनी फेल्स टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस। यहाँ पर होता क्या है, जो डेट इक्विटी रेशियो होता है वो कंटिन्यूसली जो है वो नीचे चला जाता है, यानी कि डेट एक पर्टिकुलर कंपनी का बढ़ता चला जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसकी वजह से उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं। तो इस सिनेरियो को हम इंडस्ट्री सिकनेस बोलते हैं, राइट। तो देखिए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमईडी एक्ट 2006 ने यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है उसकी डेफिनेशन दी है, यानी कि कब हम बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सिक हो चुकी है, तो उसकी कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। तो इन्होंने कहा कि इफ एनी बोरोअर अकाउंट ऑफ एंटरप्राइज रिमेन्स एनपीए फॉर 3 months और मोर, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट का जो अकाउंट है वो एनपीए रहता है फॉर फॉर द 3 months, राइट, लगातार 3 मंथ तक वो एनपीए रहता है, या फिर एक और कंडीशन यहाँ पे दी गई, देयर इज अ इरोजन इन द नेटवर्थ ड्यू टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ इट्स नेटवर्थ ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जो 50% नेटवर्थ है वो वाइप आउट हो चुकी है, राइट, during the previous accounting year, right, due to the accumulated losses। तो इसको अगर ये यहाँ पर जो क्राइटेरिया है दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया यहाँ पर मीट हो जाता है तो हम बोलेंगे कि जो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल यूनिट है ये सिक यहाँ पर हो चुकी है। अब इंडस्ट्रियल सिकनेस की डेफिनेशन हम देते क्यों हैं, सो दैट जो बैंक्स हैं वो अर्ली स्टेज के ऊपर डिटेक्ट कर सकें कि कौन सी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सिक हो रही है और टाइम पे करेक्टिव एक्शन जो है वो ले पाए। तो क्या कॉजेज होते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस के? तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले देखिए आएगा टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकली फिजिबिलिटी का मतलब है यानी कि आपने अच्छे से ये स्टडी नहीं किया कि ये पर्टिकुलर हमारी जो टेक्निक और प्रोडक्शन है ये सही से काम करेगी या नहीं करेगी, राइट। टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम देखते हैं कि जो भी बिजनेस हम रन करने वाले हैं, क्या हम जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो हम बना भी पाएंगे या नहीं, जो टेक्निकल नो हाउ है वो हमें पूरा पता है या नहीं है। तो अगर ये चीज़ नहीं होती है, टेक्निकल फिजिबिलिटी अच्छे से हमने स्टडी नहीं करी है और हम अच्छे से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, सो इंडस्ट्री वहाँ पर सिक हो जाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक वायबिलिटी, ये हमें चेक करना होता है कि हमारी कितनी कॉस्ट आएगी। अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन की आ जाती है और सेल्स उतनी नहीं होती है तो उस केस में भी इंडस्ट्रियल यूनिट सिक हो जाती है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा लेबर मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, राइट।
इसके अलावा मार्केटिंग हम अच्छे से नहीं कर पाए प्रोडक्ट की, इसके अलावा हमारे पास सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है, हम फंड्स रेज नहीं कर पाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसके अलावा जो हमारी मैनेजमेंट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, इंप्लॉइज उस तरह के हमारे पास नहीं है, वो स्किल नहीं है इंप्लॉइज में जो होनी चाहिए। सो मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी की वजह से भी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सिक हो जाती है, राइट। जो एटीट्यूड है मैनेजमेंट का कई बार वो ठीक नहीं होता है। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो सिक हो जाती है। देर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो, जिसमें हमारे पास आएगा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपने बिजनेस तो सेटअप कर लिया लेकिन अब आपका जो प्रोडक्ट है जो आपने बनाया उसको अलग अलग जगह पर पहुंचाने के लिए आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर में अवेलेबल नहीं है, राइट। तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके अलावा कई बार जो कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं उनकी वजह से इंडस्ट्री सीख हो जाती है, राइट। इसके अलावा मार्केट कॉन्स्टेंट्स, यानी कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो डिमांड है वो प्रॉपर नहीं है, जो आप प्रिडिक्ट करके चल रहे थे कितनी डिमांड होगी वो डिमांड मार्केट से आई नहीं, राइट। जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ गई, राइट। सो मार्केट कांस्टेंट की वजह से भी एक इंडस्ट्री सीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ एक्सट्रेनियस फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि कोई नेचुरल क्लैमिटी हो गई, कोई वॉर हो गई, तो ये चीजें आपकी कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि पेंडेमिक आ गया, तो ये चीजें एक इंडस्ट्री के कंट्रोल में नहीं है, इसकी वजह से भी एक इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो सिक हो जाती है। सो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप हमने डिस्कस किए एंड नाउ इट्स अ क्विज टाइम। हम कुछ यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो देखो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में प्रमोट करते हैं। हमें यहाँ पर बताना है, हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में प्रमोट नहीं कर रहा है। सो नॉट वाला ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए कहा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, देन वी हैव एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, देन वी हैव इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देन वी हैव नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें सो 1, 2 एंड 4 ये तीनों ही इंस्टीट्यूशंस एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में प्रमोट करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन इलेक्ट्रिकल एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये एक टेस्टिंग सेंटर है, बेसिकली एक प्रमोशन सेंटर है, ना कि एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डायरेक्टली फाइनेंसिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो हमें यहाँ पर बताना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डायरेक्टली फाइनेंस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी, देन वी हैव वर्ल्ड बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएसआईसी। तो अगर हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है, तो देखिए सिडबी डायरेक्टली फंडिंग प्रोवाइड करता है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें सो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनएसआईसी ये भी जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करने का काम जो है वो करता है। डायरेक्टली कौन नहीं कर रहा है, सो डायरेक्टली कौन नहीं करता है, बी सी एंड डी ओनली, यानी कि वर्ल्ड बैंक डायरेक्टली फंडिंग नहीं करता है, ऑल्दो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड सम फंड्स, बट वर्ल्ड बैंक जो है वो गवर्नमेंट को फंडिंग करेगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करेगा, डायरेक्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फंड नहीं करेगा। आईडीबीआई सेम, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगेन गवर्नमेंट को फंडिंग करता है, ना कि डायरेक्टली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वी सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं तो मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नेम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके एंटरप्राइज दिए हुए हैं कि वो किन एंटरप्राइजेस से एसोसिएटेड हैं, राइट। तो यहाँ पर इसको मैच करके बेसिकली हमें बताना है कि राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें सो रीचा कर, तो देखिए रीचा कर शी इज एसोसिएटेड विद द जिवामे, राइट। किरण मजूमदार शॉ वेरी फेमस, इनका ये बायोकॉन लिमिटेड से एसोसिएटेड है, राइट। देन कल्पना सरोज की अगर हम बात करें दे आर रिलेटेड विद द कमानी ट्यूब्स एंड फाल्गुनी नायर शी इज रिलेटेड विद द दिस इज एसोसिएटेड विद द नाइका, राइट। सो हमारी राइट सीक्वेंस यहाँ पर बेसिकली होगी ए के साथ 1, बी के साथ 3, सी के साथ 2 एंड डी के साथ 4। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
Next question is arrange the following 5 steps of resource based approach to strategic analysis proposed by Grant. So देखिए यहाँ पर हमारी एक अप्रोच होती है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में विच इज कॉल्ड रिसोर्स बेस्ड व्यू अप्रोच, जिसमें जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनको हार्नेस करते हुए हमें कम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना होता है। तो यहाँ पर ग्रांट ने कुछ स्टेप्स दिए हैं रिसोर्स बेस्ड अप्रोच के, उन्हें हमें यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है। तो जब भी हम रिसोर्स बेस्ड व्यू अप्रोच की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करें, क्लासीफाई करें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है फर्म्स के रिसोर्सेज को और देखना है कि उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप आ जाएगा ई। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है अपने रिसोर्सेज को, देन वी हैव टू कंबाइन द फर्म स्ट्रेंथ्स इनटू स्पेसिफिक कैपेबिलिटी। जो फर्म की स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमने स्ट्रेंथ्स फाइंड आउट करी हैं, उनको हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, जो हमारी स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज होंगी। तो देन वी हैव डी। देन अप्रेज द प्रॉफिट पोटेंशियल इन दीज कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल फॉर सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। जो भी हमारी स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज हैं जिनको हमने नोटिफाई किया है, राइट, हम वहां पर देखेंगे उन्हें प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल ऑफ अवर कैपेबिलिटीज, सो दैट वी कैन गेट सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हमारा सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद वी हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रेटजी दैट बेस्ट एक्सप्लॉइट्स द फर्म्स कैपेबिलिटीज रिलेटेड टू एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज। तो जो भी कैपेबिलिटीज हमारे पास हैं, हमारे पास कुछ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज होंगी बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनकी हेल्प से हम उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उन्हें हमें यहाँ पर लेकर के आना है, उन्हें सेलेक्ट करना है। और लास्ट स्टेप होगा जो भी हमारे रिसोर्स गैप्स होंगे हमें उनको आइडेंटिफाई करेंगे और अब इन्वेस्ट करेंगे इन अपग्रेडिंग द वीकनेसेस, कि जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उनको और बेहतर हम यहाँ पर करते जाएंगे, गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे और जो वीकनेसेस होंगी उनको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। तो लास्ट स्टेप आएगा ई ए। तो हमारी यहाँ पर राइट सीक्वेंस होगी ई डी सी बी ए, जो दी है ऑप्शन नंबर 4 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर इज नॉट कंसर्न्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग वर्क। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर इज एसेंशियली ए मैन्युफैक्चरर। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में यहाँ पर कह रहा है कि हम ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग वर्क से कंसर्न नहीं है। तो ये हमारी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग के काम के साथ कंसर्न्ड नहीं होता है। और जो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर होता है वो बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्लांट है, मान लो कोई एनर्जी जनरेशन का प्लांट है, तो उसको हम इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बोथ 1 एंड 2, हमारे ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। Next question is which of the following are risks associated with the generic competitive strategies suggested by Porter? So Porter ने generic strategies दी हैं, हमें बताना है कि कौन से risk associated है with the generic competitive strategy जिनको माइकल पोर्टर ने दिया है। तो 5 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं और सबसे पहले बताया गया है risk of human resources, then we have risk of cost leadership, then risk of strategic roll up, देन वी हैव रिस्क ऑफ डिफरेंशिएशन एंड देन रिस्क ऑफ फोकस। तो जो हमारी यहाँ पर जेनरिक स्ट्रेटेजीज उनको रिस्क के टर्म में यहाँ पर डिफाइन जो है वो करा गया है। तो वो कौन कौन सी है, रिस्क ऑफ कॉस्ट लीडरशिप है, रिस्क ऑफ डिफरेंशिएशन है एंड रिस्क ऑफ फोकस है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बेसिकली बन जाएगा बी डी एंड ई ओनली। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस इन ए बिजनेस प्लान कैन बी। तो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 बी सी ई डी ए। तो देख लेते हैं, बी है सबसे पहले आएगी डिटेल्स अबाउट द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसके बाद आएगी मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक डिटेल्स, नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स डिटेल्स, देन फाइनेंशियल डिटेल्स एंड एंड में एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कैसे हो सकता है एग्जीक्यूटिव समरी को लेकर के। जब भी आपने बिजनेस प्लान का फॉर्मेट देखा होगा तो उसमें एग्जीक्यूटिव समरी सबसे पहले दी हुई है, लेकिन ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में पूछा गया करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। जब भी हम बिजनेस प्लान को बनाते हैं सो जो सीक्वेंस होती है उसमें एग्जीक्यूटिव समरी सबसे एंड में आती है, एक लेकिन जब फॉर्मेट में उसको डाला जाता है तो वो सबसे पहले आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बिजनेस प्लान की, इसको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछ रहा है इसलिए एग्जीक्यूटिव समरी एंड में आ रही है। अगर फॉर्मेट पूछा होता तो सबसे पहले आती। जब भी हम बिजनेस प्लान को बनाते हैं तो सबसे पहले सब कुछ हम कर लेते हैं, मार्केटिंग डिटेल्स भी बना लेंगे, मार्केट हमारी फिजिबिलिटी एनालिसिस भी हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, सब कुछ हम उसमें लिख देंगे, उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव समरी लिखेंगे,
ठीक है। लेकिन जब हम उसको एक रिपोर्ट बनाएंगे बिजनेस प्लान की, एक उसको फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, तो एग्जीक्यूटिव समरीज को दिखाया कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले दिखाया जाएगा, ताकि जो रीडर है उसको एक बेसिक डिटेल पता चल जाए हमारे बिजनेस प्लान की। सो लिखी जो एग्जीक्यूटिव समरी जाती है, इसको बनाया जो जाता है, प्रिपेयर किया जाता है सबसे एंड में प्रोसेस में, लेकिन जब इसको हम प्रेजेंट करते हैं तो वो सबसे पहले आता है। लेकिन क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछिए, इसलिए ये एंड में आ रहा है ए ऑप्शन, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इज मदर ऑफ फोरसाइट एंड विलिंगनेस टू एज्यूम रिस्क इन अंडरटेकिंग taking particularly a new one, who said above underlined portion of the statements। so underlying portion क्या क्या है, willingness to assume risk, ये वाली बात किसने कही थी entrepreneurship के कंटेक्स्ट में, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शन दिए थे, इनमें से इस बात को कहा था एक रिचर्ड कैंटिलोन ने, ठीक है, और दूसरा बोला था विलियम डायमंड ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द MSMED एक्ट to cover micro, small and medium enterprise in India was introduced in। so micro, small and medium enterprises development act ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? so ये इंट्रोड्यूस हुआ था जून 2006 में, ठीक है। MSMED एक्ट को गवर्नमेंट लेकर के आई थी जून 2006 में, इसको लाया गया था ताकि जो हमारी MSMEs हैं, एक एक्ट हो जिसके अंडर वो सारी रेगुलेट हो सकें, ताकि जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको फैसिलिटेट किया जा सके। इसलिए जून 2006 में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट गवर्नमेंट लेकर के आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर्स आर मोटिवेटेड टू स्टार्ट बिजनेस एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनसे एक एंटरप्रेन्योर मोटिवेट होता है अपने बिजनेस एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें एम्बिशियस फैक्टर्स हैं, कंपेलिंग फैक्टर्स, फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स, फैमिली फैक्टर्स। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारे ही फैक्टर्स कहीं ना कहीं मोटिवेटर्स हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए टू स्टार्ट ए बिजनेस एंटरप्राइज। तो हमारा आंसर यहाँ पर ABCD यानी कि 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बतानी है। पहला ऑप्शन है एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय एंड इंटरप्रेन्योर इज फ्री एंड लीडर ऑफ द ऑपरेशन, ये गलत स्टेटमेंट है, उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योर इज फ्री एंड द लीडर ऑफ द ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर होगा। इंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉय होता है जो एक कॉर्पोरेशन में काम करता है, जबकि एंटरप्रेन्योर बिल्कुल फ्री होता है और लीडर होता है ऑपरेशन का, अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंटली मैनेज करता है। थर्ड ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया था, एंटरप्रेन्योरशिप इज चेंज इनिशिएटिव टेकन विद इन गोइंग कंसर्न बाय द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। जी नहीं, यहाँ पर ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात हो रही है। एंड इंटरप्रेन्योरशिप इज अ चेंज इनिशिएटिव टेकन बाय ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट पीपल, ये एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात हो रही है। सो राइट्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हमें दिए हुए हैं, क्लैरेंस डेनहॉफ की क्लासिफिकेशन है। इन टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को उनके मीनिंग के साथ में हमें मैच करना है। सो फेबियन एंटरप्रेन्योर कौन होंगे, वो जो स्केप्टिकल अबाउट चेंजेस टू बी मेड इन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि फेबियन एंटरप्रेन्योर्स ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं इतना जल्दी, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तभी चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स ये चेंज को एक्सेप्ट करते ही नहीं है, लॉस भी हो जाए फिर भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स द्वारा करी गई इनोवेशन को कॉपी करते हैं। तो वैसी जगह ये देखने को मिलती है जहां पर रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो नए आइडिया पे काम करके बिजनेस को सेटअप करते हैं, दे आर द इंडस्ट्री लीडर्स, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन कह रही है एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रॉय द ओल्ड एंड इंट्रोड्यूस न्यू इक्विलिब्रियम मेकिंग पॉसिबल हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से जो भी ओल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस की जाता है, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर बनता है। रीजन कह रहा है मार्केट्स डू नॉट पैसिवली टेंड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम अंटिल प्रॉफिट मार्जिन्स आर वाइप्ड आउट। सो बिल्कुल सही बात है कि मार्केट्स खुद इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जाते हैं जब तक प्रॉफिट्स बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके ओल्ड स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करके नई चीज़ों को लेकर के आते हैं। तो इसलिए हमारी रीज़न भी करेक्ट हो जाएगा और रीज़न यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दी हुई है कि जो फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का वो है एग्जिस्टिंग पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवोल्यूशनाइज करना, जो भी इन्वेंशन है उसको एक्सप्लॉइट करना, जो अनट्राइड टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको देखना, जो भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अभी तक यूज़ नहीं किया गया है उसको यूज़ करके एक कमोडिटी को नए तरीके से प्रोड्यूस करना। तो ये यहाँ पर बताया गया है असर्शन में फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो देखो असर्शन की अगर हम बात करें तो असर्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये फंक्शन होते हैं एंटरप्रेन्योर के, वो एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन को रिवोल्यूशनाइज करते हैं, जो अनट्राइड टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ करते हैं और कम्युनिटीज़ को एक नए तरीके से यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि इनोवेशन लेकर के आते हैं। सो इनोवेशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर्स का, ठीक है, और यही इस स्टेटमेंट में बात हो रही है। रीज़न दिया गया है लैक ऑफ इनोवेशन विल यूजली रिड्यूस द लाइफ स्पैन ऑफ प्रोडक्ट एंड और सर्विस। तो अगर इनोवेशंस आप नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन बिल्कुल कम हो जाएगा, सर्विस का लाइफ स्पैन बिल्कुल कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको लगातार इनोवेशंस करती रहनी पड़ेगी। सो रीज़न और असर्शन यहाँ पर दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों यहाँ पर जो रीज़न है वो हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंटली दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अगला सवाल है व्हाट इज सोशल एंटरप्राइज कंसर्न्ड विद। तो एक सोशल एंटरप्राइज किन चीज़ों से संबंधित होता है हमें ये बताना है। सो सबसे पहले दिया हुआ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सोशल एंटरप्राइजेस का पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर भी नहीं होता है। सो ए एंड बी तो बिल्कुल कट गए, तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन तो सीधा गया। अब कन्फ्यूजन बचेगा 2 एंड 3 में। सो सी दिया हुआ है प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस, ये भी नहीं आएगा। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्यों, ये हम आगे देखते हैं। रनिंग ए बिजनेस टू क्रिएट सोशल बेनिफिट्स, तो ये बिल्कुल एक पर्पस होता है किसी भी सोशल एंटरप्राइज का भी कि वो सोशल बेनिफिट्स के लिए बिजनेस को चलाते हैं। और ई ऑप्शन दे रखा है टू मैक्सिमाइज इंप्रूवमेंट्स इन फाइनेंशियल, सोशल एंड एनवायरमेंटल वेलबींग, तो ये भी एक पर्पस रहता है, इन कामों से भी जुड़ा हुआ होता है एक सोशल एंटरप्राइज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी यही आंसर है। कन्फ्यूजन आपको थोड़ा पब्लिक सर्विस में हो सकता है, क्योंकि ये आप ऐसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो सोशल एंटरप्राइज होते हैं वो पब्लिक सर्विस भी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं होगा। ये सिर्फ एक पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट है, कंप्लीटली करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि पब्लिक सर्विस तो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी तो पब्लिक सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, तो वो सोशल एंटरप्राइज तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, डी और ई ही फुली करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेकंड भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। सो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया, जिनको ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आई होप इस लेक्चर से आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।